23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। फांसी में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और कोठरी में एक 23 साल का नौजवान एक किताब में पूरी तरह डूबा हुआ है। वो व्लादिमीर लेनिन की जीवनी है। एक जेल का अफसर आता है, पूछता है, मरने वाले हो, अब ये क्या कर रहे हो? वो नौजवान बिना नजर उठाए जवाब देता है, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में यही तस्वीर आती है ना, एक दोशीला निडर क्रांतिकारी। लेकिन आज हम उस तस्वीर के पीछे छिपे विचारक को समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश का आधार है एक बहुत ही खास दस्तावेज, शहीद आजम की जेल नोटबुक। ये वो कॉपी है जिसमें भगत सिंह ने 1929 से 1931 के बीच जेल में रहते हुए दुनिया भर के महान विचारकों को पढ़ते हुए नोट्स और उदाहरण लिखे थे। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, हमारा मकसद ये समझना है कि उन विचारों की भट्टी में तपकर उनका अपना क्रांतिकारी नजरिया, मतलब वो कैसे तैयार हुआ। ये नोटबुक एक तरह से उनके दिमाग का एक्सरे है। ये हमें दिखाती है कि उनकी शहादत के पीछे सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि एक बहुत मजबूत और सोची समझी वैचारिक नींव थी। तो चलिए सबसे पहले इस नोटबुक की अपनी कहानी से ही शुरू करते हैं। और इसकी कहानी भी किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। ये कोई आम डायरी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगत सिंह की शहादत के बाद इसे उनके परिवार को सौंप तो दिया गया, लेकिन ये दशकों तक आम लोगों की नजरों से मतलब ओझल रही। एक तरह से खोया हुआ खजाना। बिल्कुल। ये नोटबुक उनके भाई कुलबीर सिंह के पास काफी समय तक सुरक्षित रही। ऐसा नहीं है कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। कुछ इतिहासकार थे, जैसे 1968 में जी दियोल और 1977 में एक रूसी विद्वान मित्रोखिन। उन्होंने इसे देखा, इसका अध्ययन किया, लेकिन इसे एक किताब की शक्ल में आम जनता तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग गया। मतलब 60 साल से भी ज्यादा। ये तो बहुत लंबा समय है। इसकी कोई खास वजह थी क्या? कोई राजनीतिक दबाव था या बस अकादमिक लापरवाही? मुझे लगता है ये कई चीज़ों का मिला जुला असर था। एक तो जाहिर है परिवार शायद इस निजी धरोहर को लेकर बहुत संवेदनशील था। दूसरा, अकादमिक जगत ने भी इसे प्रकाशित करने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी शायद दिखानी चाहिए थी। और इसी बीच इसकी कई अलग अलग प्रतियां भी सामने आने लगीं। अच्छा। हाँ, एक टाइप की हुई कॉपी मॉस्को के अभिलेखागार से मिली, एक और हाथ से लिखी कॉपी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मिली। तो इससे थोड़ा भ्रम भी पैदा हुआ। तो फिर ये आखिरकार हम तक पहुंची कैसे? इसका श्रेय जाता है भूपेंद्र हुजा को। उन्होंने 1991 में अपनी पत्रिका इंडियन बुक क्रॉनिकल में इसे किश्तों में छापना शुरू किया और आखिरकार 1994 में इसका पहला अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। सोचकर ही अजीब लगता है, एक क्रांतिकारी के सबसे जरूरी विचार जो उसने अपनी शहादत से ठीक पहले लिखे थे, उन तक हमारी पहुंच बनने में 63 साल लग गए। ये अपने आप में बताता है कि इतिहास को सहेजना और उसे हम तक पहुंचाना कितना मुश्किल और जरूरी काम है। तो हमने इसकी बाहरी कहानी तो समझ ली, अब जरा उस नोटबुक की कल्पना करते हैं। ये असल में दिखती कैसी थी? कोई खास लेदर की डायरी थी? बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे खास बात है। ये एक स्कूल की सामान्य कॉपी जैसी थी, करीब 17 सेंटीमीटर चौड़ी और 21 सेंटीमीटर लंबी, कुल 404 पन्नों की। इसके पहले पन्ने पर जेल के एक अधिकारी ने बाकायदा तारीख दर्ज की है, 12 सितंबर 1929, और साथ में लिखा है कि इसमें 404 पन्ने हैं। और भगत सिंह के हस्ताक्षर भी हैं? जी, पहले और आखिरी पन्ने पर। और अंदर के पन्ने कैसे थे? अंदर के पन्ने छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई लिखावट से भरे हुए हैं। जैसा आपने कहा, ये कोई निजी डायरी नहीं है कि उन्होंने अपनी भावनाएं या रोजमर्रा की बातें लिखी हों। नहीं, ये एक गंभीर विद्यार्थी की बौद्धिक कार्यशाला है। ज्यादातर नोट्स अंग्रेजी में है, लेकिन कहीं कहीं उर्दू का इस्तेमाल दिखता है। अच्छा। और इसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी मिलती हैं, जैसे पेज नंबर 68 पर 12 जुलाई 1930 की तारीख के साथ उनके दस्तखत हैं, और एक जगह पर उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के भी हस्ताक्षर मिलते हैं। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने उनके साथ असेंबली में बम फेंका था, उनका हस्ताक्षर होना ये दिखाता है कि जेल की उन कोठरियों में भी विचारों का लेन देन चल रहा था। ये सिर्फ एक अकेले इंसान की सोच नहीं थी। बिल्कुल, ये एक सामूहिक बौद्धिक यात्रा का हिस्सा था। जेल में किताबें उनके लिए कितनी जरूरी थी, इसका अंदाजा उनके लिखे खतों से भी लगता है। जुलाई 1930 में उन्होंने अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को एक खत लिखा था, जिसमें किताबों की एक लंबी लिस्ट थी। और वो लिस्ट कमाल की है। वो कोई हल्के फुल्के उपन्यास नहीं मंगवा रहे थे। उस लिस्ट में लेनिन की द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल, कार्ल मार्क्स की द सिविल वॉर इन फ्रांस,
और एक नाम जो कई लोगों को चौंका सकता है, पीटर क्रोपातकिन की म्यूचुअल एड जैसी किताबें थीं। क्रोपातकिन, हाँ, उनका नाम मार्क्स और लेनिन जितना आम नहीं है। उनके विचार में ऐसी क्या खास बात थी जो भगत सिंह को अपनी ओर खींच रही थी? बहुत खास। देखिए, जहां मार्क्स समाज को वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के नजरिए से देख रहे थे, वहीं क्रोपातकिन जो एक अराजकतावादी विचारक थे, वो कह रहे थे कि इंसानी समाज का मूल सिद्धांत सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि आपसी सहयोग यानी म्यूचुअल एड भी है। उनका तर्क था कि प्रजातियां और समाज इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो भगत सिंह एक ही समय पे मार्क्स और क्रोपातकिन दोनों को पढ़ रहे थे। यही तो उनके विचारक होने का सबसे बड़ा सबूत है। वो किसी एक विचारधारा के मतलब कैदी नहीं थे। वो हर जगह से ज्ञान लेकर भारत के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। उन्होंने खुद अपने एक लेख में लिखा था कि एक क्रांतिकारी के लिए अध्ययन करना उसकी पवित्र जिम्मेदारी है। वो सिर्फ चार्ल्स डिकेंस या ऑस्कर वाइल्ड जैसे साहित्यकार नहीं, बल्कि मार्क्स, एंजल्स, लेनिन और क्रोपातकिन जैसे विचारकों को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ रहे थे। तो ये नोटबुक जो 60 साल तक लगभग छुपी रही, एक मामूली सी कॉपी थी जिसमें दुनिया बदल देने वाले विचार भरे थे। हमने इसकी बाहरी कहानी समझ ली, लेकिन असली खजाना तो इसके पन्नों के अंदर है। चलिए गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से बड़े विचार थे जिनके बारे में भगत सिंह अपनी शहादत से पहले सोच रहे थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा विषय है सरकार, राज्य और आजादी का मतलब क्या है। और इस पर उन्होंने जो पहला उद्धरण नोट किया है वही चौंकाने वाला है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन का एक वाक्य लिखा है, अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकती। यह अपने आप में कितना दिलचस्प है ना? एक ब्रिटिश शासक का ही वाक्य भगत सिंह अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। ये सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं थी, राइट? बिल्कुल नहीं। यही तो उनके विचार की गहराई है। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था कि गोरे साहब की जगह भूरे साहब आकर बैठ जाएं। नहीं, उनके लिए आज़ादी का मतलब था स्वशासन, यानी लोगों का अपना राज। बैनरमैन का ये उद्धरण कह रहा था कि चाहे कोई विदेशी सरकार कितनी भी कुशल या अच्छी क्यों न हो, वो कभी भी लोगों के अपने शासन की जगह नहीं ले सकती। भगत सिंह इसी मूल विचार को पकड़ रहे थे। और ये विचार तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमेशा रहेगा। इसी के साथ उन्होंने अमरीकी क्रांतिकारी पैट्रिक हेनरी का वो प्रसिद्ध वाक्य भी लिखा जो आज भी गूंजता है, मुझे आजादी दो या मौत दो। जी। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रगान ला मार्सियस के बोल भी अपनी नोटबुक में लिखे। मतलब वो भारत की आजादी को दुनिया भर में चल रहे स्वतंत्रता संग्रामों से जोड़कर देख रहे थे। वो एक तरह से वैश्विक नागरिक की तरह सोच रहे थे। एकदम सही। वो भारत के लिए एक ऐसे गणराज्य का सपना देख रही थी जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक विचारों से प्रेरित हो। लेकिन वो सिर्फ आजादी के सपने ही नहीं देख रहे थे, वो मौजूदा व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना भी कर रहे थे। नोटबुक में पूंजीवाद पर भी कई नोट्स हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी से आगे बढ़कर आर्थिक आजादी तक पहुंच चुका था। उन्होंने सिर्फ पूंजीवाद की सैद्धांतिक बातें नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने अमेरिका में धन के असमान वितरण के आंकड़े भी दर्ज किए। अमेरिका के आंकड़े? हाँ? वो क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि समस्या सिर्फ विदेशी शासन की नहीं है, समस्या उस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था की है जो शोषण पर आधारित है। वो देख रहे थे कि अमेरिका, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार कहता है, वहां भी अमीर और गरीब के बीच कितनी गहरी खाई है। इससे वो ये साबित कर रहे थे कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से आम मजदूर और किसान की हालत नहीं सुधरेगी जब तक ये शोषक आर्थिक व्यवस्था को ना बदला जाए। यहाँ से उनके समाजवाद की तरफ झुकाव का साफ रास्ता दिखाई लेता है। और इसी व्यवस्था से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर उनके विचार बहुत साफ थे, धर्म। बहुत साफ और बेबाक। जेल में आने तक वो एक दृढ़ नास्तिक बन चुकी थीं। उन्होंने कार्ल मार्क्स का वो प्रसिद्ध उद्धरण अपनी नोटबुक में लिखा, धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का हृदय। ये जनता के लिए अफीम है। जनता के लिए अफीम, ये बहुत मजबूत शब्द हैं। इसका उनके लिए क्या मतलब था? उनके लिए इसका मतलब था कि धर्म अक्सर लोगों को उनकी असल समस्याओं, गरीबी, शोषण, असमानता से भटकाकर एक काल्पनिक दुनिया में उलझाए रखता है। वो लोगों को ये सिखाता है कि जो दुख वे इस जीवन में झेल रहे हैं, उसका फल उन्हें अगले जन्म में मिलेगा। इस तरह धर्म मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में शासक वर्ग की मदद करता है।
और इसे साबित करने के लिए उन्होंने कोई उदाहरण भी दिया? एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि कैसे अमेरिका के एक प्रेस्बिटेरियन चर्च ने 1835 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जी। जिसमें बाइबल का हवाला देकर दास्ता को यानी गुलामी को सही ठहराया गया था। बाप रे। भगत सिंह के लिए ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि कैसे संगठित धर्म अन्याय और शोषण को भी जायज ठहरा सकता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हर तरह की आध्यात्मिकता या विश्वास के खिलाफ थे, या उनका निशाना सिर्फ वो संगठित धर्म था जो शोषणकारी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है? क्योंकि इसी नोटबुक में एक तरफ वो नास्तिकता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी शायरी में परवरदिगार जैसे शब्द भी आते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनके विचारों की सूक्ष्मता में छिपा है। उनका विरोध ईश्वर के निजी विचार से ज्यादा उस संगठित धर्म से था जो एक संस्था बन जाता है, जो पाखंड को बढ़ावा देता है और जो इंसान को इंसान से बांटता है। परवरदिगार जैसे शब्द उनकी भाषा और सांस्कृतिक परवरिश का हिस्सा थे। वो उस भाषा में सोच रही थीं जिसमें वो बड़ी हुई थीं, लेकिन उनका बौद्धिक निष्कर्ष ये था कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए इंसान को धार्मिक अंधविश्वासों से ऊपर उठना होगा। और आपने शायरी की बात की। इस गंभीर बौद्धिक मंथन के बीच नोटबुक में कविताएं और शायरियां भी हैं। हाँ, और ये उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने लॉर्ड टेनिसन की प्रसिद्ध कविता द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड के कुछ अंश लिखे हैं जो वीरता और बलिदान के बारे में है। और उर्दू शेर भी हैं। बिल्कुल, कुछ बहुत खूबसूरत शेर दर्ज हैं, जैसे दिल दे तू इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। ये कमाल की बात है। मतलब फांसी के इंतजार में बैठा एक इंसान जो मार्क्स, लेनिन और क्रोपात्किन को पढ़कर देश और दुनिया को बदलने के नक्शे बना रहा है, बिल्कुल, वो साथ में ये भी सोच रहा है कि गम की घड़ी को खुशी से कैसे गुजारा जाए। ये हमें उस 23 साल के लड़के के अंदर झांकने का मौका देता है, सिर्फ उस महान क्रांतिकारी का नहीं। यही तो बात है। ये दिखाता है कि उनका दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ कठोर बौद्धिक विश्लेषण और क्रांतिकारी सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ कला, साहित्य और मानवीय भावनाओं के लिए गहरी संवेदना भी मौजूद है। वो कोई मशीनी विचारक नहीं थे, एक जीते जागते महसूस करने वाले इंसान थे। तो इस जेल नोटबुक की इस पूरी यात्रा के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले पिस्तौल चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, जैसा कि अक्सर उन्हें चित्रित किया जाता है। वो एक गहरे विचारक, एक गंभीर विद्वान थे, जो भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव तैयार कर रहे थे। ये नोटबुक उनकी बौद्धिक यात्रा का एक जीवंत दस्तावेज है। ये दिखाती है कि कैसे वो शुरुआती राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर बढ़े, कैसे उन्होंने अपने हर एक्शन को, हर नारे को, चाहे वो इंकलाब जिंदाबाद हो या साम्राज्यवाद का नाश हो, एक ठोस विचार से जोड़ा। वो जानती थीं कि सिर्फ भावनाओं से क्रांति नहीं होती, उसके लिए एक स्पष्ट वैचारिक दिशा का होना बेहद जरूरी है। वो सिर्फ क्या करना है ये नहीं सोच रहे थे, बल्कि क्यों और कैसे करना है इस पर भी उतनी ही गहराई से विचार कर रहे थे। के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सूत्रों के अनुसार भगत सिंह ने जेल में 4 और पुस्तकें भी लिखी थीं। उनके नाम थे आत्मकथा, समाजवाद का आदर्श, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और मृत्यु के द्वार पर। 4 पूरी किताबें। उनका क्या हुआ? दुर्भाग्य से वो चारों पांडुलिपियां आज खो चुकी हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गईं। शायद जब्त कर ली गईं या शायद नष्ट हो गईं। अब बस एक पल के लिए सोचिए, अगर वो 4 दस्तावेज आज हमारे पास होते तो जिस भगत सिंह को हम जानते हैं वो कितना अलग होता। भारत की स्वतंत्रता और उसके वैचारिक संघर्ष के बारे में हमारी समझ और कितनी गहरी हो सकती थी।